हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ द टॉपिक इज प्रेशर ऑफ अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। मीन्स हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर बॉडी कोई रखी हुई है। मान लेते हैं इसका मास है m। तो वेट डाउनवर्ड, वेट जो होता है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, देन वेट इज mg। ये वेट होता है mg, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। अब कोई बॉडी है, ये प्लेन के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ ये प्रेशर डालेगी, तो एक रिएक्शन फोर्स होगा। इन्हें वेट डाउनवर्ड प्रेशर डाला mg, तो एक वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन मिलेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। बॉडी है, इसने वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाला mg, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन मिलेगी। इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, दिस r इक्वल्स टू mg व्हेन द प्लेन इज एट रेस्ट। अब बात आती है कि प्रेशर ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो ये प्लेन है जिस पर बॉडी रखी हुई है, दिस प्लेन इज आइदर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों केस करेंगे कि प्लेन है हमारा वही मूव कर रहा है या तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड। जैसे कि मान लेते हैं लिफ्ट है, लिफ्ट में हम खड़े हैं, तो हम वहाँ अगर रेस्ट पे है लिफ्ट, तो हमारा जितना वेट है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा, तो r इक्वल्स टू mg होता है। जैसे अगर लिफ्ट मूव कर रही है, मूविंग पोजीशन में है लिफ्ट, अगर लिफ्ट या तो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, तब हम कहेंगे ये केस आ जाएगा कि प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रिएक्शन फोर्स r होता है, जैसे ये mg हो गया, रिएक्शन फोर्स r हो गया, रेस्ट पे तो r इक्वल्स टू mg होता है। जब प्लेन मूव कर रहा है, मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। मान लेते हैं f एक्सेलरेशन से प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स वो ज़्यादा होगा। मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी r माइनस mg इक्वल्स टू mf। इफेक्टिव फोर्स जो आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू r माइनस mg। कहने का मतलब है जो कैपिटल R रिएक्शन R है वो ज़्यादा होगी, जो वेट है mg वो मतलब रिएक्शन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दिस इज इन व्हेन प्लेन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ केस इज व्हेन द प्लेन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। इन दैट केस रिएक्शन r विल बी लेस, यानी कि mg माइनस r, ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू mf। ओके, अब हम करते हैं इसको। आप देखोगे प्रेशर ऑफ अ बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। A body of mass m is placed on a horizontal plane which is moving with constant acceleration f. Okay, to find the pressure of m on the plane, तीन केस है। इफ़ द एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड है व्हाट हैपन्स इफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन f ऑफ द प्लेन इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स हम क्या कह रहे हैं, अगर ये बॉडी है जिसका मास है m, तो वेट हो गया mg। अब हम बात कर रहे हैं जो ये प्लेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो हमारा थर्ड केस है। What happens if the downward acceleration f of the plane is more than acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity होती है g। अगर हम कहें कि हम इसको जो प्लेन मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, वो f ग्रेटर देन g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे भी ज़्यादा तेज़ी एक्सेलरेशन है, उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी है वो फ्रीली फॉल करेगी। जो हमारे पास प्लेन के ऊपर बॉडी रखी है वो फ्रीली फॉल करेगी। वो कब होगा, जब एफ जी से ज़्यादा है। उस केस में जो बॉडी और प्लेन है उनका जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा।
ओके जो बॉडी है और जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या टेबल पे रखी है जो भी प्लेन है हमारा, वो कांटेक्ट उनका ब्रेक हो जाएगा। टेबल ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो तो जाएगा विद एक्सेलरेशन एफ, और जो बॉडी होगी वो फ्रीली फॉल करेगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। थर्ड, अब फर्स्ट केस आता है, इसको करते हैं। व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन एफ। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग, हमारा केस क्या है, मास m है, तो वेट हो गया mg, रिएक्शन हो जाती है r। केस है व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड, प्लेन इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन f। Let a horizontal plane be moving vertically upward with acceleration f and a body of mass m is placed on this plane. Then the body also moves vertically upwards with acceleration f. Therefore, the force producing acceleration is mf. आप देख रहे हैं कि thus the force acting on the body are, वेट हो गया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वेट mg ऑफ द मास एक्टिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में द नॉर्मल रिएक्शन r ऑफ द प्लेन on the body acting vertically upwards. Then the resultant force causing motion of the body is r minus mg which is equal to mf. r minus mg equals to mf. तो आप याद रखोगे, अगर बॉडी रेस्ट, अगर सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है अगर रेस्ट पे है, दिस प्लेन अगर इफ दिस प्लेन इज एट रेस्ट देन r इक्वल्स टू mg। अगर प्लेन मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f, उस केस में हमारी इक्वेशन बनेगी r माइनस mg इक्वल्स टू mf, मीन्स r ज़्यादा होगा mg कम होगा। थर्ड केस, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, r कम होगा, तो mg माइनस r इक्वल्स टू mf। Then equation 1 is r equals to mg plus f, which shows that reaction r, which is equal and opposite to the pressure which the mass exerts on the plane, is greater than the weight mg of the body by an amount f. Second case आता है, when the horizontal plane is moving vertically downwards with acceleration f. Let a horizontal plane be moving vertically downward with an acceleration f and a body of mass m be placed on this plane. Then the body also moves vertically downwards with acceleration f. In this case, the resultant force causing motion of the body downward is mg minus r dash, where r dash is normal reaction of the plane on the body. Equation of motion is mg minus r dash equals to mf. अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो r माइनस एम जी इक्वल्स टू एम एफ, व्हेन द प्लेन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड देन एम जी माइनस आर डैश इक्वल टू एम एफ। इक्वेशन 1 और 2 दोनों हम ये याद रखेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन के केस में एम जी प्लस एफ होगा r, और इन केस ऑफ डाउनवर्ड r डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। In this case, reaction r dash is less than the weight of the body. Third case आता है, in this case when f greater than g, when the plane is moving downward with acceleration f, जो कि acceleration due to gravity है उससे ज़्यादा है, the reaction r dash is negative. In this case, the body does not remain in contact with the plane. The body moves freely downwards with acceleration g एंड प्लेन मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन एफ। ठीक है, हम यही कह रहे थे, जो अगर वेट एम जी है, रिएक्शन आर होती है जैसे, तो हम कह रहे हैं कि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन एफ ग्रेटर देन जी अगर जा रहा है तो इनका बॉडी और प्लेन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक होने से जो बॉडी है हमारी वो तो फ्रीली फॉल करेगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड plane moves with acceleration f. Plane moves downward with acceleration f. Now notice, when the plane is moving with uniform velocity then f equals to 0. Uniform velocity से हम क्या मतलब समझते हैं कि यूनिफॉर्म इस चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो उस केस में एक्सेलरेशन एफ क्या होगा? एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में जब चेंज हो ही नहीं रहा तो चेंज क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन एफ हो गया हमारे पास ज़ीरो। ओके, देन आर इक्वल्स टू एम जी। जैसे हमारे पास दोनों केसेस में इक्वेशन है आर माइनस एम जी इक्वल टू एम एफ, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ। अगर एक्सेलरेशन एफ है ही ज़ीरो तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, देन आर इक्वल्स टू एम जी, ये आ जाएगा। द अपेरेंट दैट इज द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। आर जो होगा रिएक्शन, दिस इज अपेरेंट वेट, एक्चुअल वेट क्या है? एम जी। तो मीन्स अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। रिएक्शन आर को हम अपेरेंट वेट भी कहेंगे, इसको याद रखोगे। Apparent weight R is greater than or less than the actual weight according as F is in upward or downward direction. That is according as the force producing acceleration is in upward or downward direction. हम यहाँ भी कह रहे थे, देखो फर्स्ट केस जो R माइनस एम जी इक्वल टू एम एफ है, रिएक्शन R ज़्यादा है, एक्चुअल वेट एम जी है वो कम है, तभी इक्वल टू एम एफ मिला हमें। R ज़्यादा है, आर यानी कि रिएक्शन और क्या कह सकते हैं? अपेरेंट वेट बॉडी का। तो अपेरेंट वेट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल वेट व्हेन द प्लेन इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इन केस ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन अपेरेंट वेट आर इज़ लेस देन द एक्चुअल वेट। ओके, अकॉर्डिंग एज द फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है व्हेन द मास is being lifted or lowered by means of string, then tension T in the string replaces R. अगर हम कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं और उस पर हम एक वेट रखते हैं तो क्या होगा? उसमें रिएक्शन क्या होगी कि एक उसमें जो स्ट्रिंग है, कोई वायर है, कोई तार है, उसमें एक खिंचाव होगा, यानी कि स्ट्रेच होगी। तो उस स्ट्रिंग में हम कहते हैं टेंशन, रिएक्शन जो होगा वो क्या है? टेंशन क्रिएट होगा। वी डिनोट इट बाय टी, तो टेंशन टी क्रिएट होगा। तो रिएक्शन आर की जगह हम आर की जगह टी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या? आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर की जगह टी, तो टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ। इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन टी इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ। ऐसे ही मोशन ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट वाला केस यही है कि लिफ्ट आइदर इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट फर्स्ट आता है एग्जांपल 1, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज प्लेस्ड ऑन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट। द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 केसेस हैं हमारे पास इसमें कि विद फर्स्ट तो विद एक्सेलरेशन एफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। सेकेंड केस है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मीन्स दिस इज ज़ीरो, तो एफ इज़ ज़ीरो। सेकेंड केस है एफ इज़ ज़ीरो। थर्ड है फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन से आप क्या समझते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो 5 मीटर क्या आ जाएगा? एफ़ की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों केस करते हैं, और गिवन क्या है? मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी? एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ, ये यूज़ होगा हमारा। तो लेके चलते हैं हम। एफ़ तीनों में गिवन है हमारे पास, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मास कितना है बॉडी का? 100 kg, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एम 100 हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ही, और आर रिएक्शन आर हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द लिफ्ट इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन। मीन्स रिएक्शन आर जो है वो फाइंड आउट करनी है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बॉडी। ये है ना कि एक्चुअली वेट जो भी है हमारे पास, पर वो प्रेशर कितना डाल रही है। अगर लिफ्ट है या कोई प्लेन है वो मूव कर रहा है आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होता है।
तो हमने देखा भी है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिएक्शन आर ज़्यादा होती है, तभी हम आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम एफ लेते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिएक्शन आर ज़्यादा होने से मतलब कि बॉडी है प्लेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट केस में R1 की वैल्यू आती है 480 न्यूटन, यहाँ G की वैल्यू क्या है 9.8, क्योंकि हमारा kg यानी कि SI सिस्टम में चल रहा है। नेक्स्ट आता है F0, तो यहाँ F को 0 पुट कर दिया, R2 की वैल्यू आ गई। थर्ड है F-5, तो यहाँ इस तरह R3 हमारे पास आ जाता है तीनों वैल्यूज़। सेकेंड है ए बॉडी हुज ट्रू वेट इज़ 13 kg वेट। ट्रू वेट हमारा ये है, appeared to weigh 12 kg weight, appeared to weigh when weighted by means of a spring balance in a moving lift। मूविंग लिफ्ट में अगर उसी बॉडी को हम मेज़र करते हैं तो कम आता है वेट, 12 kg वेट आया, appeared to weigh 12 kg weight। what was the acceleration of the lift at the time of weighing। तो जब हम वे कर रहे हैं उस टाइम जो लिफ्ट है कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हो कि बॉडी का ट्रू वेट 13 kg वेट है, पर हम उसको मूविंग लिफ्ट में मेज़र कर रहे हैं तो 12 kg वेट ही दिखाता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि लिफ्ट कितनी स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब आप देखोगे ट्रू वेट तो ज़्यादा है और एक्चुअल वेट कम आया। ट्रू वेट तो हमारा 13 kg है, और जब हम मेज़र करते हैं दिस इज़ अपरेंट वेट, अपीयर टू वे, तो अपरेंट वेट हमारा 12 kg आता है मूविंग लिफ्ट में, मतलब कम आ रहा है, यानी रिएक्शन कम आ रही है। तो आपने खुद देखना है कि लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है या फिर अपवर्ड जा रही है। तो अगर रिएक्शन आर कम आती है, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ होता है, रिएक्शन आर कम आ रही है मीन्स लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये इक्वेशन हमारी वही है। तो एम जी तो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट कितना है 13 kg वेट। अब आप देखोगे और माइनस ये रिएक्शन आर हो गई 12। अब आप देखोगे 1 kg वेट, आपको पता है 1 kg वेट इक्वल्स टू जी न्यूटन होता है, ये आप जानते हैं जी न्यूटन। तो 13 kg वेट किसके बराबर हो जाएगा, 13 kg वेट इक्वल्स टू 13 g न्यूटन। इसी तरह 12 kg वेट किसके बराबर हो जाएगा, 12 kg वेट इक्वल्स टू 12 g। ओके, तो हमें गिवन है 13 g तो एक्चुअल वेट है, और 12 g जब हम मेज़र करते हैं मूविंग लिफ्ट में तब आता है, तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू एम एफ, ये आएगा। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। एक्चुअली मास है कितना बॉडी का, एक्चुअल वेट 13 g है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास एक्चुअली है कितना 13, तो इक्वल टू 13 एफ रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम, एफ आ जाएगा यहाँ से 13 g माइनस 12 g कितना हुआ g, तो एफ इक्वल्स टू g बाय 13, तो यही आ गया g बाय 13। g कितना है 9.8, तो f आ जाएगा यहाँ से, दिस इज़ f। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आता है, वेरी इजी, थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। ए मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट and is then brought to rest after penetrating through 1 meter in sand. Find the average force exerted by the sand on it. अब क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ से मूव किया कोई बॉडी, उसको फ्रीली फॉल कर दिया, नीचे सैंड है, रेत पड़ी हुई है, तो यहाँ तक तो गया, फिर रेत के अंदर, सैंड के अंदर 1 मीटर तक मूव करता है। उसके बाद तो कोई सॉलिड सरफेस आ गया, जैसे ये सैंड है, तो सैंड फिर उसके बाद यहाँ 1 मीटर तक जाके फिर रुक जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो सैंड है वो कितना प्रेशर डालेगी। जब कोई बॉडी सैंड के ऊपर जाके गिरी तो उसने सैंड के ऊपर प्रेशर डाला, तो हम कह रहे हैं एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब बॉडी सैंड के ऊपर जाती है तो फिर सैंड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डालेगी, वो हम देखेंगे कितना डालेंगे। अब आप देख रहे हैं बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है,
तो डाउनवर्ड के केस में इक्वेशन क्या होती है, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ। ये है हमारे पास, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली है एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, पॉइंट ए से मूव करना शुरू की है बॉडी, पहले तो पॉइंट बी तक जाएगी, वो अलग स्पीड वेलोसिटी सारी चीज़ें अलग होंगी उसमें। बॉडी पॉइंट ए से मूव करी तो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पॉइंट बी तक गई तो फाइनली वेलोसिटी कितनी होती है, बी तक जाती है जब, तो ए से पॉइंट बी तक गई तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो उस केस में आप देखोगे ये फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2fs। ये होते हैं ना, हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो ये वाली फिट हो रही है 2fs ये है। तो v फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है, पॉइंट बी तक पहुंचती है जब ए से बी तक। तो इनिशियली तो बॉडी हमारी ये u 0 है प्लस, इनिशियली तो ये 0 है, 2f, f क्या आएगा, एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं पॉइंट ए से बी तक गई तो फ्रीली फॉल किया है, ऊपर से हमने सैंड के ऊपर छोड़ा है कोई बॉडी, तो एक बार तो फ्रीली जाएगी, मीन्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है जिस स्पीड से, तो एक टाइप से एयर में फ्रीली मूव कर रही है। तो उस केस में f जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। और कितना डिस्टेंस कवर किया है, a से b तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये सब पुट कर दिया, v की वैल्यू आ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट b से c तक जाती है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है सैंड के अंदर। तो पॉइंट b है, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, 14 मीटर पॉइंट b पर, पॉइंट बी पे वेलोसिटी है, तो यहाँ ये अब बी से सी तक गई है, इनिशियल हो जाएगी और फाइनल जब सी पे जाएगी तब वो वेलोसिटी होगी। पॉइंट बी पे वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हम क्या देखेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है बी से सी तक। फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 14, ये सब पुट करेंगे। f एक्सेलरेशन f, यहाँ अब चेंज हो जाएगा f, क्योंकि सैंड के अंदर जा रही है तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन f डिफरेंट होगा, g के बराबर नहीं यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया f क्या आता है, ये वैल्यूज़ पुट की, फाइनली c तक पहुँचती है, रेस्ट पे आ जाती है, यानी कि v 0 हो जाता है। तो पुट किया, f की वैल्यू आ जाती है -98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f आप जानते हैं जब नेगेटिव होता है मीन्स रिटार्डेशन होती है, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी वो लगाते हैं, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव की है तो mg माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ। तो m तो हमें गिवन है, कितना है m, 10 kg, और g है ही, रिएक्शन r हमें फाइंड आउट करनी है, m तो हो गया 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज 9.8, माइनस r इक्वल्स टू m इज़ 10, f एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया ही है -98, ये सब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिएक्शन r इज़ 110 kg वेट, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट हम पहले 6th एग्जाम्पल करते हैं, वेरी इजी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ए थिन ग्लास प्लेट कैन जस्ट सपोर्ट अ वेट ऑफ 13.5 kg। थिन ग्लास प्लेट है, उस पर कोई बॉडी रखी है, जस्ट सपोर्ट ए वेट ऑफ 13.5 kg, सिर्फ इतना सपोर्ट कर सकती है, जस्ट सपोर्ट मीन्स अगर इससे ज़्यादा अगर हमने वेट रखा तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी ग्लास प्लेट। ए बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन इट एंड प्लेट इज़ रेज्ड विद द बॉडी ऑन इट विद अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। It is found that the plate breaks when the acceleration is 1.2 meter per second square. Find the mass of the body. अब आप देख रहे हो कि हमें गिवन क्या है कि जो प्लेट है, ग्लास प्लेट, वो ओनली 13.5 kg वेट ही सपोर्ट कर सकती है।
ओनली 13.5 kg वेट सपोर्ट कर सकती है, उससे अगर ज़्यादा रखा तो ब्रेक हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि एक बॉडी हमने रखी ग्लास प्लेट पे और फिर प्लेट को ऊपर की तरफ मूव किया। आप जानते हैं कि वेट अगर mg है तो रिएक्शन r होती है, और जब प्लेट भी मूव कर जाती है, हम प्लेट को भी मूव कराते हैं। अगर रेस्ट पे है प्लेट तो r इक्वल्स टू mg होता है। अगर रेस्ट पे नहीं है, प्लेट भी मूव कर रही है, तो उस केस में रिएक्शन r ज़्यादा हो जाती है, r माइनस mg इक्वल्स टू mf आएगा। रिएक्शन r ज़्यादा हो जाती है mg से, तो दोनों का डिफरेंस mf के बराबर आता है। f इज़ एक्सेलरेशन विद विच प्लेट इज़ मूविंग अपवर्ड। ओके, तो अब रिएक्शन r, जितनी रिएक्शन यानी कि प्रेशर डाल रहे हैं ग्लास प्लेट पे, वो तो रिएक्शन r होता है, और प्लेट कितना सिर्फ सपोर्ट कर सकती है, 13.5 kg वेट, इतना रिएक्शन सपोर्ट कर सकती हैं ओनली। अब हम कह रहे हैं कि हमने प्लेट के ऊपर कितना मास रखा, कितना वेट रखा, कि हम ये प्लेट है विद एक्सेलरेशन f 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने कितना मास रखा इस पे कि प्लेट फिर ब्रेक हो जाती है। ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट, प्लेट इज रेज्ड विद द बॉडी ऑन इट विद ए ग्रेजुअल इंक्रीजिंग acceleration. It is found that plate breaks when the acceleration is 1.2 meter per second square. Find the mass of the body. अब हम देखेंगे 13.5 kg मास हमारा है 13.5, तो मास इनटू एक्सेलरेशन mg, दिस इज इक्वल टू r इक्वल्स टू mg जब रेस्ट पे है, और हमें पता है मैक्सिमम इतना ही सपोर्ट कर सकती है, यानी इतनी ही रिएक्शन सपोर्ट कर सकती है, इतना ही प्रेशर जो थिन ग्लास प्लेट है वो सपोर्ट कर सकती है, तो r इक्वल्स टू 13.5 g हो जाता है। ओके, ये जो इक्वेशन आती है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अपवर्ड के केस में इक्वेशन बनती है r माइनस एम जी इक्वल्स टू एम एफ, तो रिएक्शन r कितनी हुई 13.5 g, तो ये हो गई 132.3 फर्स्ट इक्वेशन से, माइनस m हमें फाइंड आउट करना है कितना मास हमने प्लेट के ऊपर रखा, ये इनटू है g इक्वल्स टू एम एफ, m तो हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन f हमें गिवन है 1.2 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है, तो सॉल्व करके हमने m फाइंड आउट किया 12.03, इतना मास हमने प्लेट पे रखा, और फिर एक्सेलरेशन f 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है, तो ग्लास प्लेट ब्रेक हो जाती है। तो मास ऑफ द बॉडी इज 12.03 kg। एक और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इजी। 100 kg मैन स्लाइड्स डाउन अ रोप, रोप पे स्लाइड कर रहा है, तो एक टाइप से रोप में खिंचाव होगा, टेंशन क्रिएट होगा, तो यहाँ रिएक्शन जो है टेंशन T का काम करेगी ये। द रोप कैन एट द मोस्ट विद स्टैंड अ टेंशन ऑफ 50 kg वेट, रोप सिर्फ इतना ही टेंशन झेल सकती है 50 kg वेट, और 1 kg वेट आप जानते हैं g न्यूटन होता है, तो 50 kg वेट किसके बराबर हुआ 50 g न्यूटन। ओके, तो अब क्या आएगा, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन बी सो दैट ही रिएक्ट्स द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। क्या है, 100 kg मैन स्लाइड्स डाउन अ रोप, द रोप कैन at the most withstand a tension of 50 kg weight. How great should his acceleration be so that he reaches the ground in longest possible time? अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्लाइड्स डाउन है ना, तो एम जी माइनस आर की जगह आएगा टी इक्वल टू एम एफ, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो आप टेंशन टी यहाँ से देख रहे वैल्यू क्या आती है 100 जी माइनस एफ। अब हमें क्या गिवन है कि मैक्सिमम 50 kg वेट टेंशन है, इतना
झेल सकती है रोप, तो 50 kg वेट, 1 kg वेट जी न्यूटन होता है, तो 50 जी हो गया, 50 जी न्यूटन। तो टेंशन टी कितना हो गया, मैक्सिमम 50 जी से कम ही होना चाहिए, मैक्सिमम 50 जी है तो लेस देन इक्वल टू 50 जी बना। तो 100 जी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू 50 जी, ये हमारी जो इक्वेशन है ये आएगी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आता है, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बाई 2, यानी एक्सेलरेशन जी बाई 2 या फिर इससे बड़ा। तो लिस्ट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट क्या हुआ, जी बाई 2। तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज़ जी बाई 2। हमें क्या पूछा है, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन बी सो दैट ही रीचेज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। टाइम को मैक्सिमाइज करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम को मैक्सिमाइज करना है तो एक्सेलरेशन लिस्ट होगा, कम से कम होगा तो टाइम मैक्सिमाइज होगा। इसीलिए हमारे पास जो f है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई 2 है एक्सेलरेशन। तो लिस्ट एक्सेलरेशन क्या हुआ, g बाई 2। इन ऑर्डर टू हैव द लॉन्गेस्ट टाइम वी मस्ट हैव द लिस्ट वैल्यू ऑफ f, देन रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू पुट की, नाउ आंसर इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।